हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर्स। इसमें हमने जुलाई से जनवरी तक के जो टिल जनवरी यानी कि 10 जनवरी तक के जो है ये मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। जनवरी जो कंप्लीट किया है इसमें 10 जनवरी तक के क्वेश्चन लिए गए हैं जुलाई से। जो इम्पोर्टेंट है आपके एसबीआई पीओ एंड एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा काफी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर जिसमें जुलाई से लेके 10 जनवरी तक के क्वेश्चन लिए गए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही बायलिंगुअल लैंग्वेज होगी, हिंदी एंड इंग्लिश। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ जुलाई से दिसंबर तक का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए। और ये वीडियो मैंने टॉपिक वाइज लिया है, डिफरेंट टॉपिक के साथ मैंने ये कवर किया है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें जुलाई से दिसंबर तक के क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आरबीआई इन न्यूज। आरबीआई इन न्यूज में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? आरबीआई सर्कुलर्स, बैंकिंग लाइसेंस, फाइन इम्पोज ऑन बैंक्स, आरबीआई गाइडलाइंस एंड आरबीआई कहता है, ये सभी कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is the theme of the fourth cohort of regulatory sandbox RS by RBI? यानी कि आरबीआई द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे समूह का विषय क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? The Reserve Bank of India choose 6 businesses for the test phase of the fourth cohort of the regulatory sandbox on the theme of prevention and mitigation of financial frauds from 9 application on January 5, 2023। यानी कि आरबीआई ने 5 जनवरी 2023 को 9 आवेदकों से वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और समन विषय पर विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे समूह के परीक्षण चरण के 6 व्यवसायों को चुना है। सेकेंड इसका पॉइंट है, The RS was created on August 13, 2019 in accordance with the Working Group on the Financial Stability and Development Council Subcommittee on FinTech and Digital Banking। यानी कि RS को 13 अगस्त 2019 को फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपसमिति पर कार्य समूह के अनुसार बनाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, On 4th January 2023, RBI released the annual report on the embezzlement scheme for the period of April 1st, 2021 through March 31st, 2022. Which of the following zone received the highest volume of complaints? क्या बोला गया है कि 4 जनवरी 2023 को आरबीआई ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए जारी की और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? नॉर्थ जोन को सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, यानी कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स है किसका है? नॉर्थ जोन का। The North Zone with the 8 of the 22 OBOs received the highest volume 42.70 of complaints, followed by the West and the South Zones. Share of complaints related to ATM debit cards at 14.65% of the total were the highest, followed by complaints related to mobile electronic banking at 13.64%। क्या बोला गया है इसमें कि उत्तर क्षेत्र 22 ओबीओ में से 8 के साथ सबसे अधिक मात्रा जिसमें 42.70% शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र हैं। एटीएम डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का हिस्सा कुल का 14.65% था। इसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतों का हिस्सा 13.64% था। सेकेंड पॉइंट है इसका, द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 12, 2021। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि कंबाइनिंग 3 प्रीवियस एम्बर्समेंट स्कीम and including not scheduled urban cooperative banks with deposit above 50 crore credit
information companies were also brought under the RBI iOS as of September 1st, 2022। यानी कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 पिछली लोकपाल योजनाओं को और 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किया गया था। 1 सितंबर 2022 तक क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी RBI iOS के तहत लाया गया था। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर आइडेंटिफाइड बाय RBI एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक की पहचान RBI द्वारा घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें? State Bank of India, ICICI Bank and HDFC Bank continues to be identified as domestic systematically important banks under the same bucketing structure as in the 2021 list of DSIPs। यानी कि State Bank of India, ICICI Bank और HDFC Bank को उस बकेटिंग ढांचे के तहत घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पहचाना जाना जारी है, जिसे कि DSIB की 2021 की सूची में था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस बकेट में देख लेते हैं कि कौन से बैंक इसमें है। तो स्टेट बैंक है थर्ड में और ICICI और HDFC बैंक है फर्स्ट में। जो 5 बकेट्स में स्टेट बैंक कौन सा है? थर्ड में। ठीक है, थर्ड बकेट, और ICICI बैंक एंड HDFC बैंक फर्स्ट बकेट। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI to migrate payment fraud reporting model to Daksh from Dash, यानी कि RBI भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को डैश से दक्ष में माइग्रेट करेगा। कब से करेगा? तो 1 जनवरी 2023 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India has decided to migrate the Central Payments Fraud Information Registry, through which scheduled commercial banks and non-banks prepaid payment instruments issuers report payment frauds, to its Advanced Supervisory Monitoring System DAX from January 1st, 2023। यानी कि RBI ने केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री को माइग्रेट करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंक्ड प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्ट अपने उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष 1 जनवरी 2023 से करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, यानी कि व्यक्तियों के लिए SGB योजना में निवेश करने की अधिकतम सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 kg, यानी कि 4 किलो इसका सही आंसर है। क्या बोला गया है? Investors can buy sovereign gold bonds in denominations of 1 gram of gold and in multiples. Investors should buy a minimum of 1 gram of gold to invest in the SGB scheme. The maximum limit of subscription in 4 kg for individuals, 4 kg for Hindu undivided families, for trust and similar entities. The maximum limit is 20 kg this fiscal. The government can revise this limit from टाइम टू टाइम। इसमें बोला गया है कि निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 1 ग्राम सोने के गुणकों में खरीद सकते हैं, यानी कि SGB स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशकों को कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना चाहिए। सब्सक्रिप्शन की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए 4 किलोग्राम है। ट्रस्टों और समान संस्थाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है। सरकार समय समय पर इस सीमा को संशोधित कर सकती है। सेकंड point है, the locking period for SGB is 8 years. There is an exit option available in the 5th year which can be used on interest payments days. इसी के रिगार्डिंग है दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th volume of Reserve Bank History 1997 to 2008 covers the tenure of the following governors। क्या बोला गया है?
कि रिजर्व बैंक के इतिहास के 5वें खंड में निम्नलिखित गवर्नरों के कार्यकाल को शामिल किया गया है। किसके किया गया है ये पूछा गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कौन कौन है इसमें? डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर बिमल जालान और डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ये सभी आंसर सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें? द 5th वॉल्यूम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिस्ट्री इज रिलीज्ड इन दिस वॉल्यूम encompasses the 11th year period from 1997 to 2008. With this volume, the history of the Reserve Bank of India is now updated up to 2008. यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास का 5वां खंड जारी किया गया है। इस खंड में 1997 से 2008 तक की 11 वर्ष की अवधि शामिल है। इस खंड के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास अब 2008 तक अद्यतन किया गया है। द रिजर्व बैंक had initiated the process of preparation of this volume in 2015 under the guidance of an advisory committee chaired by Dr. Narendra Jadhav from the Member of Parliament and former principal advisor and chief economist of the Reserve Bank. Next question है हमारा, the Reserve Bank of India medium term strategy framework for the period 2023 to 2025 named dash was launched by श्री शक्तिकांत दास। क्या बोला गया है इसमें? कि 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम डैश यानी कि क्या है, जिसे श्री शक्तिकांत दास द्वारा शुरू की गई है। क्या नाम है? उत्कर्ष 2.0 is the right answer of this question. The Reserve Bank of India medium-term strategy framework for the period of 2023 to 2025 Utkarsh 2.0 was launched by Shri Shaktikant Das, Governor RBI. The first strategy framework Utkarsh 2022 covering the period 2019-2022 was launched in July 2019. क्या बोला गया है इसमें? 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा शुरू की गई थी और 2019 से 2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has allowed hedging of gold price risk in overseas markets? यानी कि निम्नलिखित में से किसने विदेशी बाजारों में hedging of gold price risk की अनुमति दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? Resident entities in India are currently not permitted to hedge their exposures to price risk of gold in overseas markets. On a review, it has been decided to permit eligible entities to hedge their exposure to price risk of gold and exchange in the International Financial Service Center, recognized by the International Financial Services Center Authority (IFSCA). इसमें बोला गया है कि भारत में निवासी संस्थाओं को वर्तमान में विदेशी बाजारों में सोने की मूल्य जोखिम के प्रति अपने जोखिम को हैश करने की अनुमति नहीं है। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक्सचेंजों पर सोने की मूल्य जोखिम को हैश करने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ टीयर 1 यूसीबीज? यानी कि टीयर 1 शहरी सहकारी बैंकों का मिनिमम नेटवर्थ क्या है? तो 2 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। टीयर 1 यूसीबीज ऑपरेटिंग इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट शैल हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 crore. All other UCBs of all tiers shall have minimum net worth of ₹5 crore. इसी के रिगार्डिंग आपको कंटेंट दिया गया है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में और जो आने वाले बैंक एग्जाम्स में उनमें भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। तो ये कंटेंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
How many financial benchmarks administered by FBIL a significant benchmark, यानी कि FBIL द्वारा कितने वित्तीय बेंचमार्क को महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में प्रशासित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर. Earlier, the RBI had notified 6 financial benchmarks administered by Financial Benchmarks India Private Limited as significant benchmark. Now, Reserve Bank modified Mumbai Interbank Forward Outright Rate administered by FBIL as a significant benchmark. Updated list of significant benchmark administered by FBIL shall now contain 7 benchmarks including Mumbai इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट. यानी कि इससे पहले आरबीआई ने फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा प्रशासित 6 वित्तीय बेंचमार्क अधिसूचित किए थे लिमिटेड महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में. अब रिजर्व बैंक ने संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट को एफबीआईएल द्वारा महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में अधिसूचित किया है. एफबीआईएल द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण बेंचमार्क की अद्यतन सूची में अब मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट दर सहित 7 बेंचमार्क शामिल होंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, according to the state of the economy article of the RBI, India's GDP growth rate in 2022 to 23 will be, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी लेख के अनुसार 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर होगी. कितनी होगी? 7% होगी. 7% इज द राइट आंसर. क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन Q2 financial year 23 is expected to be between 6.1% to 6.3%. The RBI bulletin said that if the above growth rate is realized, India will achieve a GDP growth of 7% in 22-23. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आरबीआई रिसेंटली प्रोवाइड द एनबीएफसी लाइसेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान किया है? किसको किया है? एफटी कैश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है इसमें? द एनबीएफसी लाइसेंस इश्यूड बाय द आरबीआई विल हेल्प एफटी कैश इन bridging the credit gap. After the issuance of the license, FTCAS announced that it will aim to disburse loan worth 100 crore in financial year 23. FTCAS is a micro lending startup to provide credit facility to small and medium enterprises. Was established in 2015 with its headquarters in Mumbai. The current CEO of the company is Sanjeev Chandak. Next question है हमारा, The RBI recently approved the merger of शारदा बैंक with, यानी कि आरबीआई ने हाल ही में शारदा बैंक के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? किसके साथ दी है? कॉस्मोस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है इसमें? द amalgamation of the banks was approved by the RBI under section 44A, section 56 of the of the Banking Regulation Act 1949. After the due procedure, the branches of Shri Sharda Sahakari Bank Limited would function as the branches of Cosmos Cooperative Bank Limited. यानी कि बैंकों के सम्मेलन को आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A और धारा 56 के तहत अनुमोदित किया गया था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RBI has urged credit information companies to designate an internal ombudsman by dash. यानी कि RBI ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से डैश तक एक आंतरिक लोकपाल नामित करने का आग्रह किया है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 April 2023 is the right answer. The implementation of the IO mechanism will be monitored by the CIC internal audit system apart from regulatory oversight by RBI. यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामक निरीक्षण के अलावा आईओ तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी सीआईसी की आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा प्रणाली द्वारा की जाएगी. ये इस क्वेश्चन में बोला गया है. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मैंडेटरी लोन रेटिंग डिस्क्लोजर्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डैश. यानी कि नया अनिवार्य ऋण रेटिंग प्रकटीकरण डैश से प्रभावी होगा. कब से होगा? 31 मार्च 2023 से प्रभावी होगा.
इसमें क्या बोला गया है, टू इम्प्रूव रेटिंग डिस्क्लोजर्स ऑन बैंक क्रेडिट टू लार्ज कस्टमर्स, आरबीआई ऑन मंडे सेड अनलेस रेटिंग एजेंसीज डिस्क्लोज name of all lenders in their rating statements, banks cannot use such ratings for capital computation for making provisions। यानी कि बड़े ग्राहकों के लिए बैंक क्रेडिट पर रेटिंग के खुलासे में सुधार के लिए आरबीआई ने सोमवार को कहा कि जब तक रेटिंग एजेंसियां अपने रेटिंग स्टेटमेंट में सभी उधारदाताओं के नाम का खुलासा नहीं करती, तब तक बैंक प्रावधान करने के लिए पूंजी गणना के लिए ऐसी रेटिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पायलट प्रोजेक्ट फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड विल बी लॉन्च्ड बाय, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण के लिए पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ केसीसी लैंडिंग, यानी कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य केसीसी ऋण का डिजिटलीकरण है। द प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड एज ए पायलट इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक रिस्पेक्टिवली एंड इट विल ग्रेजुअली एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि यह परियोजना क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ पायलट के रूप में शुरू की जाएगी और धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। The KCC scheme was launched in 1998 on the recommendation of the RV Gupta committee। Important point है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which fintech firm has received RBI in principle अप्रूवल टू ऑपरेट एज एनबीएफसी अकाउंट्स एग्रीगेटर, यानी कि किस फिनटेक फर्म को एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो वो मिली है, किसको मिली है ये पूछा गया है। सिग्नेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें कि एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई द्वारा विनियमित सबसे बड़े ओपन फाइनेंसिंग डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल में से एक है। NBFC Account Aggregator is one of the largest open financing data sharing protocols regulated by RBI. It also facilitates financial institutions to easily access the consumer's consent-based financial data. चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the deadline of regulated entities to put in place guidelines on digital lending? यानी कि निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल उधार पर दिशा निर्देश निर्धारित करने की समय सीमा क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 30 नवंबर 2022 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Regulated entities shall be given time till November 30, 2022 to put in place adequate systems and processes to ensure that existing digital loans sanctioned as on the date of the circular are also in compliance with these guidelines in both letter and spirit। यानी कि विनियमित संस्थाओं को 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा डिजिटल ऋण भी इन दिशा निर्देश के अनुपालन में है, पथ और आत्मा। इसी गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस और डिजिटल लैंडिंग्स के आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्विस चार्जेस रिवाइड on cash deposited by not just banks branches to the large modern currency chest, यानी कि गैर तिजोरी बैंक शाखाओं द्वारा आधुनिक मुद्रा तिजोरियों में जमा की गई नकदी पर कितना सेवा शुल्क लगाया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ₹8 is the right answer. It is clarified that the amount indicated in the aforesaid circular are exclusively of applicable taxes. Accordingly, the service charges mentioned in the aforesaid circulars is to be read as ₹5 plus applicable taxes per packet and ₹8 plus applicable taxes per packet as the case may be. It has been decided to allow the large modern currency chest to increase the services charges to be levied on cash deposit by not just bank branches from the existing rate of ₹5 per packet of 100 pieces to a higher rate subject to a maximum ₹8
पर पैकेट। नेक्स्ट आपको दिया गया है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ए करेंसी चेस्ट। ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई इनेबल्स क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स विया भारत बिल पेमेंट सिस्टम। द डायरेक्शन हैज बीन इश्यूड अंडर विच सेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। यानी कि आरबीआई भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीमा पार बिल भुगतान को सक्षम करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की किस धारा के तहत निर्देश जारी किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 and section 11 is the right answer, option B. On September 15, 2022, the Reserve Bank of India decided to allow foreign inward remittances received under the rupee drawing arrangements यानी कि RDA circular have been issued under section 10 and section 11 of the Foreign Exchange Management Act 1999। यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 10 और धारा 11 फर्स्ट के तहत परिपत्र जारी किए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिम बैंक सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $-million to the government of the Kingdom of Eswatini, Swaziland for the purpose of financing construction of new parliament building in एस्वतिनी। क्या बोला गया है इसमें कि एस्वतिनी में नए संसद भवन के निर्माण के उद्देश्य से एक्सिम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित $-million अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट किंगडम ऑफ एस्वतिनी स्वाजीलैंड की सरकार को दिया है। कितना दिया है? $108.28 million इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $-million टू द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। यानी कि उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार को भारत सरकार द्वारा समर्थित $-million अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता। या राइट आंसर क्या हो जाएगा? $448 million इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $448 million for the purpose of financing the social infrastructure and other development projects। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है under which section of the Banking Regulation Act 1949 RBI has revised the branch authorization policy in left-wing extremism affected districts। यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत आरबीआई ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में शाखा प्राधिकरण नीति को संशोधित किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेक्शन 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The government of India has further reduced the list of LWE affected districts to 70. The bank are advised to follow the revised list। इसमें बोला गया है कि भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले की सूची को और कम कर 70 कर दिया है। बैंकों को संशोधित सूची का पालन करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई सर्कुलर आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज एम्प्लॉइंग रिकवरी एजेंट शैल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आरबीआई परिपत्र वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग वसूली एजेंटों को नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंस लोन्स इज द राइट आंसर। Circular shall not apply to microfinance loans covered under Master Directions Reserve Bank of India Framework for Microfinance Loans Directions 2022 data dated March 14, 2022। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has advised the banks to specially monitor to the credit flow to monetaries in how many districts। RBI ने बैंकों को कितने जिलों में अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह की विशेष निगरानी करने की सलाह दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 is the right answer of this question। In order to ensure the minority community secure in a fair and adequate measures the benefit flowing from various government sponsored schemes, scheduled commercial banks are advised to ensure smooth flow of bank credit to minorities communities। यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदायों और उचित और पर्याप्त मात्रा में विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाले लाभ प्राप्त हों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है RBI has raised the additional factor of authentication limit of e-mandates for transactions from rupees 5,000 to dash। RBI ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन सीमा को 5,000 से डैश रुपये से बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? ₹15,000 15,000 रुपये कर दिया है। क्या बोला गया है? The RBI has raised the additional factor of authentication limit from rupees 5,000 to rupees 15,000 per transaction for e-mandates on cards, prepaid payment instruments and unified payments interface for recurring transactions। Next question है RBI and FSA exchanged letters of cooperation with which of the following country with an aim to improve mutual cooperation in the field of सेंट्रल काउंटर पार्टीज यानी कि CCPs। क्या बोला गया है कि RBI और FSA ने निम्न में से किस देश के साथ आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटर पार्टीज के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India and Financial Service Agency Japan exchanged letters of cooperation in the field of central counterparties with the objective of improving mutual cooperation। यानी कि RBI और वित्तीय सेवा एजेंसी जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटरपार्टीज के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल्ड आउट सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फीचर्स ऑन यूपीआई। यानी कि निम्नलिखित में से किसने यूपीआई पर सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? RBI इज द राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द यूपीआई बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी which allow customers to enable a payment mandate against the merchant by blocking funds for specific purpose in her bank account which can be debited whenever needed। क्या बोला गया है इसमें कि RBI ने सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट्स की कार्यक्षमता शुरू करके यूपीआई की क्षमताओं को बढ़ाया है, जो ग्राहक को एक मर्चेंट के लिए फंड को ब्लॉक करके पेमेंट मैंडेट को सक्षम करने की अनुमति देता है उसके बैंक खाते में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जिसे जब भी आवश्यकता हो डेबिट किया जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग है ये पॉइंट। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority under the SARC currency swap framework। Under the framework, Maldives can make multiple tranches up to a maximum of dash from the RBI। यानी कि RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ढांचे के तहत मालदीव RBI से अधिकतम डैश यानी कि कितने तक की कई किस्तें बना सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? $200 million इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority to enable MMA to make draws in multiple tranches up to maximum of $200 million from the RBI। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि MMA RBI में से अधिकतम $200 million तक कई किस्तों में आहरण कर सके। इसी के रिगार्डिंग ये सेकंड पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट्स डैश टायर्ड रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए डैश स्तरीय नियामक मानदंड लागू करता है। कितना? 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड a 4-year रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबीज। Besides, the central bank has come out with norms pertaining to the net worth and capital adequacy of these banks। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक इन बैंकों की निवल संपत्ति और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित मानदंड लेकर आया है।
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज लॉन्च्ड ए पायलट प्रोजेक्ट ऑन रिटेल डिजिटल रुपी ऑन डैश, यानी कि आरबीआई ने डैश को खुदरा डिजिटल रुपये पर एक पायलट परियोजना शुरू की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 2022 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द ट्रायल फॉर रिटेल डिजिटल रुपी बिगिनिंग 1 दिसंबर 2022। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले खुदरा डिजिटल रुपये के लिए एक परीक्षण की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इंग्लिश में और हिंदी में आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है In November 2022, the Reserve Bank of India allowed HDFC Bank Limited and Canara Bank Limited to open a social Vostro account for trade in rupees with which country? यानी कि नवंबर 2022 में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड को किस देश के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रशिया। रशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? द आरबीआई अलाउड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड केनरा बैंक लिमिटेड टू ओपन ए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर ट्रेड इन रुपीज विद रशिया, यानी कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड के रूस के साथ व्यापार में के लिए एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी। दिस पेव्स द वे फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन द इंडियन करेंसी स्पेशली बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मॉस्को। 3 other Indian banks, State Bank of India, IndusInd Bank and UCO Bank had earlier received the necessary permissions from the regulator to roll out rupee trades, यानी कि यह विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 अन्य भारतीय बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक को पहले रुपये के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई थी। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन फोर्स डिक्लाइन टू अबाउट 78 मिलियन इन अगस्त 2022। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू रूल्स मैंडेटेड क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर्स टू डीएक्टिवेट कार्ड्स दैट आर इनएक्टिव फॉर डैश डेज, यानी कि अगस्त 2022 में लागू क्रेडिट कार्डों की संख्या घटकर लगभग 78 मिलियन हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम ने क्रेडिट कार्ड ऑपरेटरों को डैश दिनों के लिए निष्क्रिय कार्ड को सक्रिय करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 365 डेज इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस ड्रॉप्ड टू 77.99 मिलियन इन अगस्त फ्रॉम ओवर 80 million in July, mainly on account of the new norms of the RBI that warrant the deactivation of cards that are inactive for a year। यानी कि बकाया क्रेडिट कार्ड आधार अगस्त में से घटकर 77.99 मिलियन हो गया, जो जुलाई में 80 मिलियन से अधिक था। मुख्य रूप से आरबीआई ने नए मानदंडों के कारण जो 1 वर्ष के निष्क्रिय कार्ड को निष्क्रिय करने की गारंटी देते हैं। इसी के रिगार्डिंग है ये पॉइंट। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेट कोड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस, यानी कि आरबीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लेन देन करने के लिए एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है? टोकनाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। The rules and regulations for online payment for debit and credit card have changed. The Reserve Bank of India card on file tokenization norms came into effect on 1st October 2022. RBI CEO of tokenization aims to improve the payment experience of cardholders। क्या बोला गया है इसमें? डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान के नियमों और विनियमों में बदलाव किया गया है। आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन मानदंड 1 अक्टूबर 2022 को लागू हुए हैं और आरबीआई के सीओ ऑफ टोकन का उद्देश्य कार्ड धारकों के भुगतान अनुभव को बेहतर बनाना है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी पॉइंट्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आपने जरूर देखना है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Sri Saktikant Das launched a new SupTech initiative named Dux for which of the following purpose for RBI, यानी कि श्री शक्तिकांत दास ने आरबीआई के लिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुपरवाइजरी पर्पस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है?
The Reserve Bank Governor Shaktikant Das launched a new SupTech initiative, Daksh, the Bank Advanced Supervisory Monitoring System, which is expected to make the supervisory process more robust. यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष नाम एक नई सुपरटेक पहल शुरू की, जिससे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है. In a statement, the RBI said it has been taking various initiatives in strengthening supervision, which among other initiatives includes adoption of latest data and analytical tools as well as leveraging technology for implementing more efficient and automated work processes. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई रूल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ओन फंड्स फॉर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज बीन इंक्रीज टू डैश. यानी कि आरबीआई के नवीनतम नियमों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध स्वामित्व वाले धन की आवश्यकता को बढ़ाकर डैश कर दिया गया है. कितना कर दिया गया है पूछा गया है, तो 300 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The Reserve Bank raised the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company to rupees 300 crore from the existing rupees 100 crore with an aim to strengthen the securitization sector, which plays a vital role in the management of distressed financial assets. यानी कि रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतिभूतिकरण क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा 100 करोड़ रुपए से एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है. इसी के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH टू कोलैबोरेट फॉर इनोवेशंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अक्टूबर 2022. यानी कि निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अक्टूबर 2022 में वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार के लिए सहयोग करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हैव कोलैबोरेटेड फॉर इनोवेशंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी कि IPPB एंड RBIH हैव जॉइंट फोर्सेस टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन एक्सपेंडिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू आउट इंडिया एंड अलाउइंग फ्रिक्शनलेस फाइनेंसिंग फॉर बिलियंस इंडियंस. इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, और RBIH और IPPB को भी हम डिस्क्राइब किया गया है. आप इसको वीडियो को पॉज करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखिए. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैव बीन सिलेक्टेड बाय RBI फॉर द टेस्ट फेज ऑफ द ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी. RBI ने ऑन टैप आवेदन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए किस बैंक का चयन किया है, तो वो किया है HDFC बैंक का. HDFC बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट टेबल है आप देख सकते हैं. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अलाउड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज इन अगस्त 2022. यानी कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी है, तो वो दी है RBI ने. RBI इज द राइट आंसर. इसमें क्या बोला गया है RBI ने, Bhagwat Kisan Rao Karar, the Union Minister of State for Finance, informed the Rajya Sabha that the RBI has permitted foreign trade invoices and पेमेंट्स टू बी मेड इन द इंडियन रुपी. यानी कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किसान राव करार ने राज्यसभा को सूचित किया कि RBI ने विदेशी व्यापार चालान और भुगतान भारतीय रुपये में करने की अनुमति दी है. बाय मींस ऑफ ए सर्कुलर टाइटल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 11th of July 2022 दैट सेंट्रल हैज परमिटेड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडियन करेंसी. यानी कि भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान शीर्षक वाले एक परिपत्र के माध्यम से, जिसे 11 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, केंद्रीय बैंक ने भारतीय मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान की अनुमति दी है. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The Financial Inclusion Index of RBI in March 2022 was recorded at डैश। तो मार्च 2022 में RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक डैश दर्ज किया गया था। कितना किया गया था ये पूछा गया है। तो 56.4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैप्चरिंग द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री रोज टू 56.4 in March 2022 showing growth across parameters। यानी कि आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में बढ़कर 56.4 हो गया, जो सभी मापदंडों में वृद्धि दर्शाता है। इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हाउ मच डिड इंडियन रेमिट इन द क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 23। यानी कि आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारतीय ने कितना प्रेषण किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? $6.04 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड रजिस्ट्री विल बी रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि फ्रॉड रजिस्ट्री, धोखाधड़ी रजिस्ट्री जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाएगी? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। टू हेल्प इट कीप रिपीट ऑफेंडर्स आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, द आरबीआई इज डेवलपिंग ए फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट। अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, द फ्रॉड रजिस्ट्री वुड रिकॉर्ड डेटा सच एज आईपी एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कमिट फ्रॉड। यानी कि बार बार अपराधियों को बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखने में मदद करने के लिए आरबीआई एक धोखाधड़ी रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट विकसित कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The RBI and which bank has signed an MOU to improve mutual cooperation between them। यानी कि आरबीआई और किस बैंक ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं बैंक इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन द आरबीआई एंड बैंक इंडोनेशिया टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन पेमेंट सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फंडिंग ऑफ टेररिज्म। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI in its payments vision 2025 aims to increase the number of digital payment transactions by more than dash by 2025। यानी कि RBI ने अपने पेमेंट विजन 2025 में 2025 तक डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या को डैश से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 3-fold से इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। द रिजर्व बैंक पेमेंट विजन plan which wants to triple the volume of digital payments is progressive according to industry players and intends to build India as a worldwide payments powerhouse। यानी कि उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक की पेमेंट्स विजन 2025 योजना, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है, प्रगतिशील है और भारत को विश्वव्यापी भुगतान पावर हाउस के रूप में बनाने का इरादा रखती है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 1 by 1 आप जरूर देखिए इनको। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has have been approved by RBI for cross border payments। यानी कि निम्नलिखित में से किसे सीमा पार भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओपन, कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय, फेडेक्स पे इज द राइट आंसर। तो सभी के आंसर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर हो जाएगा। The Reserve Bank of India gave to go ahead to open cash-free payments, pay nearby and FedEx Pay, providers of payments and API banking solutions for its cross-border payments offering. Cross-border payments are the focus of the RBI announcement about the second cohort released from the regulatory sandbox. The Reserve Bank chose 4 of the 8 entities that were a part of the test phase। इसी के रिगार्डिंग है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
RBI has decided to create a straightforward 4-tier regulatory framework for डैश। तो RBI ने डैश के लिए एक सीधा 4 स्तरीय नियामक ढांचा बनाने का निर्णय लिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In order to improve the financial soundness of urban cooperative banks, the RBI has decided to create a straightforward 4-tier regulatory framework. A panel of experts led by former RBI Deputy Governor N.S. Viswanathan has presented a number of suggestions for improving UCBs. यानी कि शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सदृढ़ता में सुधार के लिए आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए विभेदित नियामक नुस्खे के साथ एक सरल 4 स्तरीय नियामक ढांचा अपनाने का फैसला लिया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसेंस ऑफ सेवा विकास सहकारी बैंक लोकेटेड एट डैश हैज बीन कैंसल्ड बाय आरबीआई। यानी कि कहाँ पे स्थित है ये सेवा विकास सहकारी बैंक जिसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है? तो ये कहाँ पे है? पुणे। पुणे इसका सही आंसर है। सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रिवोक्ड बाय आरबीआई। सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक सिचुएटेड इन पुणे हैड its license revoked by the RBI due to lack of sufficient capital and future earnings potential। क्या बोला गया है कि सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है जो पुणे में स्थित है। सेवा विकास सहकारी बैंक का पर्याप्त पूंजी की कमी और भविष्य की कमाई की संभावनाओं के कारण आरबीआई द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसी के रिगार्डिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई कैंसिल द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ जीआई टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट डैश। यानी कि आरबीआई ने डैश स्थित जीआई प्रौद्योगिकी का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक हैज रिवोक्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ चेन्नई बेस्ड जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ओवर गवर्नेंस कंसर्न इन द कंपनी। द कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ इश्यूएंस एंड ऑपरेशंस ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि रिजर्व बैंक ने कंपनी में शासन संबंधी चिंताओं को लेकर चेन्नई स्थित जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके संचालन के व्यवसाय में है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI imposed fine of which of these following entities for failing to comply। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस संस्था पर अनुपालन करने में विफल रहने का जुर्माना लगाया है? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, वूरी बैंक, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, ये सभी सही आंसर है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposes fine on 3 entities, 3 organizations including इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया have received fines from the Reserve Bank of India for breaking regulations. The Reserve Bank of India announced the Industrial Bank of Korea has been fined rupees 36 lakh for failing to follow several KYC guidelines. इसी के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम वूरी बैंक की बात करेंगे तो वूरी बैंक के चेयरमैन हैं यो हुआन शिन और इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के चेयरमैन है मिस्टर अजीत कुमार मित्तल और आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ हमने अपना आरबीआई सर्कुलर के क्वेश्चन कवर किए हैं लास्ट 6 मंथ के और टिल जनवरी 10 तक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए आपने ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख के जरूर जाना है। और कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करके जिसको जैसे सुटेबल हो उसने जरूर पढ़ना है कंटेंट। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट को चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।